दूसरे दरवाजे से ये दोनों मरहट्टा सिपाही भी अंदर आकर मेरे पास बैठ गए। उनके चेहरे पत्थर की तरह सख्त और खामोश थे। दूसरे लम्हे स्टेशन वैगन स्टार्ट होकर किसी नामालूम मंजिल की तरफ रवाना हो गई। मैं कुछ देर तो सर झुकाए बैठा रहा, फिर मैंने एक ठंडी सांस भरी और स्टेशन वैगन के अंदर के माहौल का जायजा लिया। दोनों फौजी मेरे सामने वाली सीट पर इस तरह बैठे थे कि राइफलें उनके हाथों में थीं और उनके बट स्टेशन वैगन के फर्श से लगे थे। वैगन के दोनों पहलुओं पर एक एक रोशनदान किस्म की खिड़की बनी थी, जिनमें से बाहर दरख्त पीछे भागते नजर आ रहे थे। अब कभी दरवाजा बंद था, उसके ऊपर दो गोल सुराख थे, उनमें से दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। इस किस्म के दो रोशनदान मेरे पीछे वाली साइड में भी थे। मैं महज आदत से मजबूर होकर ये सब कुछ देखने लगा था, वरना इस वैगन से फरार का तस्वुर भी मैं अपने जहन में नहीं ला सकता था। एक दो वैगन बंद थी, फिर मेरे दोनों हाथ मेरी पीठ पर बंधे हुए थे। उस पर सितम बालाए सितम ये कि दो चाकू चौबंद बरहट्टा फौजी मेरे सामने राइफलें लेकर बैठे हुए थे। मैंने ये सोचकर सब्र कर लिया कि अब ये मुझ पर क्या जुल्म करेंगे, जो होगा देखा जाएगा। मुझे मौत मंजूर है, मगर जबान से एक लफ्ज भी नहीं उगलूंगा। फौजी वैगन कच्चे रास्ते से निकलकर अब पक्की सड़क पर आ गई थी। उसका रुख शुमाल मगरिब की तरफ था और यह सड़क अहमदाबाद की तरफ जाती थी। हो सकता है मुझे अहमदाबाद शहर के किसी फौजी इंटेरोगेशन सेंटर में मुंतकिल किया जा रहा हो। मैं सोच रहा था और फौजी वैगन छोटे छोटे कस्बों को पीछे छोड़ती भागी जा रही थी। फिर ऐसा हुआ कि वैगन की छत पर बारिश की बूंदों के गिरने की आवाज आने लगी। बारिश शुरू हो गई थी। मैंने सिर झुका लिया और तसव्वुर ही तसव्वुर में लाहौर शहर की बारिश को देखा। शालामार के बुलंदोबाला गुंजान दरख्तों पर शीशे की किरणों की तरह गिरती बारिश और फजा गुलाब और मोती की खुशबू से महक उठी। खुदा जाने अब मुझे अपने प्यारे वतन पाकिस्तान की ज़ियारत नसीब होगी भी या नहीं। एक एतबार से काफी हद तक मायूस हो गया था, क्योंकि जिस अंदाज से मेरी निगरानी की जा रही थी, जहां से फरार मुझे एक नामुमकिन बात नजर आई। शायद ये इस करबंगेज अजियत का असर था जो मुझे 14-15 रोज मुसलसल दी गई थी। मेरी आंख अभी तक दर्द कर रही थी। रास्ते में ही बारिश रुक गई। फौजी वैगन एक खास रफ्तार पर चली जा रही थी। बारिश दोबारा नहीं हुई थी। आसमान पर किसी जेट हवाई जहाज के टेक ऑफ करने के बाद कोई गूंज सुनाई थी। इसका मतलब था कि हवाई अड्डा कहीं करीब था, मगर अभी तक बाहर से किसी मोटर कार या रिक्शे की आवाज नहीं आई थी, जिससे मैं ये नतीजा निकाल सकता था कि हम शहर के मज़ाफात में आ गए हैं। बाहर अभी तक दरख्त ही पीछे को भागते हुए नजर आ रहे थे, जो अब शाम के सुरमई धुंधलके में धुंधले होने लगे थे। सड़क पर उतराई चढ़ाई शुरू हो गई थी। मैं समझ गया कि हम अहमदाबाद के मज़ाफात में पहुंचने वाले हैं। ये उतराई चढ़ाई अहमदाबाद शहर के जुनूब में कोई 20-25 किलोमीटर के फासले पर थी, जहां से मैं 2 बार गुजरा था और मुझे मालूम था कि यहाँ कई गहरे खड्ड और खाइयां हैं। मगर ये सारी मालूमात मेरे लिए बेकार थी, क्योंकि मैं अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिल सकता था, क्योंकि 2 राइफलें मेरे ऐन सामने थीं, जिनके चैम्बर में भरी हुई लंबी गोलियां मेरे जिस्म के परखचे उड़ा सकती थीं। अब तो मैं यही सोच रहा था कि देखिए अहमदाबाद के हेडक्वार्टर में मुझ पर किस नौयत के सितम तोड़े जाते हैं। स्टेशन वैगन एक मोड़ काट कर सीधी हुई तो मेरे पेट में जैसे किसी ने खंजर चुभ हो दिया। असल में मुझे देर से पेशाब की हाजत महसूस हो रही थी, मगर मैंने इसलिए फौजियों से नहीं कहा था कि वो मुझे इजाजत नहीं देंगे। अब जब मेरे पेट में टीस उठी तो मैंने बड़ी आजिज़ी से कहा, भगवान के लिए मुझे पेशाब करने दें। पहले तो उन्होंने कोई ध्यान न दिया। जब मैं गिड़गिड़ाया तो एक फौजी ने ड्राइवर की साइड पर हाथ से ठक ठक की तो वैगन की रफ्तार हल्की हो गई। क्या बात है? मराठी जबान में उसे कहा कि कैदी का पेशाब निकला जा रहा है। मुझे यकीन था कि दूसरी तरफ से यही जवाब मिलेगा कि इसे कहो कि वैगन में ही कर दे, लेकिन मेरी तवक्को के खिलाफ वैगन सड़क की एक तरफ खड़ी हो गई। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, क्योंकि वाकई मेरा बुरा हाल हो रहा था। अगली सीट से कोई छलांग लगाकर बाहर उतरा, फिर वैगन का अकबी दरवाजा खुलाया। इसे ले आओ। दोनों फौजी मुझे वैगन से बाहर ले आए। दोनों ने मुझे बाजुओं से पकड़ रखा था। दूसरे फौजी ने अपनी गन तान रखी थी। वैगन के बोनट के पास नौजवान लेफ्टिनेंट मरहट्टा खड़ा था। उसने कहा कि ऐसे यहीं झाड़ी में खड़ा कर दो। उन्होंने मेरे बाजू नहीं खोले थे। मैंने कहा, साहब मेरी पतलून। लेफ्टिनेंट ने मुझे घूर कर कहा, बकवास बंद करो, चलो जाओ। उसने एक फौजी को इशारा किया, जिसने मेरे हाथ खोल दिए, और इस दौरान मैंने ये देख लिया था कि शाम के धुंधलके में जहां मैं झाड़ियों के पास खड़ा था, वहां दूर नीचे कोई दरिया बह रहा था। ये दरिया उस जगह मिट्टी के ऊंचे टीलों की आगोश में से होकर एक चक्कर खाकर बाएं जानिब घूम गया था। दूर नीचे दरिया के किनारे तक झाड़ियों का सिलसिला था। अब तक मेरे जहन में फरार का ख्याल नहीं आया था, लेकिन अचानक दूर नीचे दरिया को बहते देखकर मेरे जहन में एक बिजली सी चमक गई। यूं महसूस हुआ जैसे कुदरत ने मुझे मौका फराहम कर दिया है और वैगन को यहाँ रुकवाया है। 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में मैंने खुद को दरिया में गिराने का फैसला कर लिया था। ये इंतहाई खतरनाक फैसला था।
पहली बात तो ये थी कि मेरे पीछे 4 राइफलें, एक टॉमी गन मुझ पर तनी हुई थी। फिर लेफ्टिनेंट की पेटी के साथ पिस्तौल भी लटक रहा था। गोया एक पूरा फौजी मोर्चा मेरे पीछे था। अगर मैं नीचे लुढ़कता हूँ तो मुझ पर सैकड़ों गोलियों की बौछारें पड़ने लगती हैं। मगर खुदा जाने क्या बात थी कि मैंने इस तरफ कोई ध्यान न दिया। मुझे यूं लगा जैसे ये मेरी जिंदगी का आखिरी मौका है। अगर अब मैंने जरूरत से काम न लिया तो फिर दुश्मन की तैत से मेरी लाश ही बाहर निकलेगी। बमुश्किल 15 सेकंड गुजरे होंगे कि पीछे से मरहट्टा फौजी चिल्लाया, चलो बस करो। मैंने एक पल के लिए गर्दन घुमाकर देखा। मेरे दोनों मरहट्टा गार्ड मुझे बाजुओं से पकड़ने के लिए मेरी तरफ बढ़ रहे थे। यही वक्त था, यही मेरी जिंदगी की फैसला कुन घड़ी थी। फिर क्या हुआ, आज भी उस लम्हे को याद करता हूँ तो यूं महसूस होता है जैसे मुझे किसी ने पीछे से धक्का दे दिया हो। हालांकि ऐसा नहीं हुआ था। मैं बिजली की तड़प के साथ नीचे को झुका और फिर उछलकर अपने आप को ढलान पर गिरा दिया। ढलान बहुत सीधी और कटी फटी थी। मैं गेंद की तरह उछला और उछलकर बाएं जानिब एक झाड़ी पर गिरा। जाहिर है ऊपर से गोलियों की बौछार शुरू हो गई थी। झाड़ी में गिरकर उछला तो मेरा जाविया बदल गया था और मैं सीट से एकदम दाएं जानिब 70 डिग्री का जाविया बनाता दूसरी झाड़ी में जा गिरा। गोलियां मेरे ऊपर से और दाएं बाएं से सनसनाती गुजर रही थी। सड़क पर से फौजियों का शोर भी बुलंद हो रहा था। मगर मैंने जो कुछ करना था कर चुका था। अहमदाबाद के फौजी इंटेरोगेशन सेंटर में भी मेरे लिए मौत के सिवा कुछ नहीं था। अगर फरार होते हुए मर जाता हूँ तो कम से कम मजीद भयानक अजियतें सहने से तो बच जाऊंगा। दरिया की ढलान ने मुझे सिर्फ 2 बार ही उछाला था। तीसरी बार उछाला तो मैं गुरुम की आवाज के साथ दरिया में था। ये बात मेरी समझ में आज तक ना आ सकी कि मैं ऊपर से तरतराती गोलियों की जद से कैसे बच गया। मैं तो यही कहूंगा कि कुदरत को मेरी जान बचाना मंजूर था। मैं दरिया में नीचे गहराई तक चला गया। मैंने सांस रोक लिया था। गोलियां अभी तक पानी में गिर रही थीं। मैं अब पूरी तरह होशियार हो चुका था। मुझे यकीन हो गया था कि अल्लाह ताला को मेरी जिंदगी मंजूर है। इस यकीन ने मेरे अंदर एक जबरदस्त ताकत पैदा कर दी। मैंने अपने आप को पानी के अंदर ही अंदर एक झटके से सीधा किया और पानी के अंदर ही तैरना शुरू कर दिया। मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि मैं दरिया में पानी के अंदर ही अंदर जितनी दूर तक निकल सकूं निकल जाऊं। मैं देर तक सांस रोक कर पानी के अंदर ही अंदर तेजी से आगे निकलता चला गया। इस तरह तैरने में दरिया का बहाव भी मेरी मदद कर रहा था। मुझे मालूम था कि आगे दरिया घूमकर टीले की ओट में चला जाता है। अब मेरे सांस ने जवाब दिया। मेरे फेफड़ों में भरी हुई हवा भी मुझे ऊपर की तरफ लाने लगी। मैंने झटका देकर अपने आप को सीधा किया और फिर मेरा सर पानी की सतह से बाहर आ गया। मुझे जो पहली चीज नजर आई वो दूर ऊपर दरिया के पुल की एक तरफ जलती रोशनियां थीं। खुदा जाने ये किस चीज की रोशनी थी। गोलियों के धमाकों से शाम की फजा अभी तक गूंज रही थी। दरिया टीले की ओट में हो गया और मैं भी उसके साथ ही दरिया के पुल से ओझल हो गया। मुझे दूर ऊपर फौजी स्टेशन वैगन के स्टार्ट होकर तेजी से चलने की आवाज सुनाई दी। गोलियों की आवाज बंद हो गई थी। मरहट्टा फौजी शायद ऊपर से होकर दरिया के आगे आने वाले थे। पानी का बहाव यहाँ काफी तेज था और मुझे आगे बहने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही थी। सबसे ज्यादा खुशकिस्मती की बात यह थी कि अब रात का अंधेरा भी इर्द गिर्द के टीलों और झाड़ियों पर छा चुका था। मैं अंधेरे में था। आसमान पर बादल छाए थे जिसकी वजह से रात जल्दी आ गई थी। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि ये दरिया आगे जाकर रास्ता बदल कर किस जंगल का रुख करता है या शहर के पहलू से होकर गुजरता है, क्योंकि कराइन से मैंने अंदाजा लगा लिया था कि आगे अहमदाबाद का शहर ज्यादा दूर नहीं। मेरी दोनों जानिब दरिया की सुतवा ढलानी किनारे काफी बुलंद थे। अंधेरे में ऊपर किनारों पर मुझे झाड़ियों के बड़े बड़े धब्बे दिखाई दे रहे थे। मैं इस खतरनाक तरीन इलाके से जितनी जल्दी हो सके गुजर जाना चाहता था। जिस्मानी अजियत सहने की वजह से मुझे तैरने में दिक्कत महसूस हो रही थी और मेरी रफ्तार भी ज्यादा नहीं थी। ताहम अंधेरा मेरी मदद कर रहा था। मैंने दिल ही दिल में आयतल कुर्सी का विर्द शुरू कर दिया। दरिया यहाँ ज्यादा गहरा नहीं था मगर पानी का बहाव खासा तेज था जिससे मुझे काफी मदद मिल रही थी। अचानक मुझे ऊपर किनारों की तरफ से फौजी वैगन के इंजन की गड़गड़ाहट सुनाई दी। फिर ये आवाज रुक गई और गोलियों के धमाके शुरू हो गए। शायद फौजी ऊपर झाड़ियों में फायरिंग कर रहे थे मगर गोलियां मुझसे काफी दूर थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता तैरता हुआ उसी किनारे की तरफ आ गया जिस किनारे के ऊपर से फायरिंग हो रही थी। इस तरह मैं फायर के कवर में आ गया था। अगर दिन की रोशनी होती तो मैं मरहट्टा रेजिमेंट के फौजियों को जरूर नजर आ जाता और फिर मेरी खोपड़ी पाश पाश हो जाती। लेकिन अंधेरे में वो लोग मुझे नहीं देख सकते थे। उनके पास कोई सर्च लाइट तो थी नहीं। दरिया टीलों की आगोश से निकल आया था और उसका पाट चौड़ा होने वाला था। पाट के चौड़ा हो जाने से किनारे दूर हटने लगे। मैं अब तैरते तैरते थक चुका था और फिर मैं गोलियों की जद से किसी हद तक महफूज हो गया था। चुनाचे मैंने अपने आप को दरिया की अंधेरी सतह पर बिल्कुल सीधा लिटा दिया और सांस को एकदम से फेफड़ों में भर लिया। अब मैं एक तख्ते की तरह दरिया के बहाव की जानिब बढ़ने लगा। मैंने आहिस्ता आहिस्ता सांस छोड़ा और फिर सांस भर लिया। यूं चंद लम्हों में मैं एक लाश की तरह दरिया की सतह पर तैरने लगा। मेरा जिस्म बिल्कुल साकित था और लहरें अपने तेज बहाव में मुझे आगे लिए जा रही थी।
दरिया के किनारे अब मुझसे काफी दूर हो गए थे। गोलियों की आवाज रुक गई थी। जिस जगह मैं लहरों पर सीधा लेटा था, शायद वहां तह में ऊंचे नीचे पत्थरों के टीले थे, क्योंकि जहां पर एक तो पानी का बहाव तेज था, दूसरे लहरें ऊपर नीचे होकर बह रही थी, जिसके बायस मेरी रफ्तार तेज हो गई थी। दरिया की लहरें शां शां की आवाज पैदा करती मेरे कानों के करीब से होकर गुजर रही थी। मैं आयतल कुर्सी का विर्द कर रहा था। ये दरिया समंदर को जाता था या आगे जाकर किसी दूसरे दरिया में मिल जाता था, मुझे कुछ इल्म नहीं था। मुझे सिर्फ इस बात की खुशी थी कि मैं इंडियन मिलिट्री की दी जाने वाली अजियतों से बच गया था। मैं अभी तक दुश्मन के खतरनाक तरीन इलाके में था। मेरे कानों में एक मानूस सी आवाज आई। पहले तो मैं ये समझा कि शायद ये आगे मौजों के किसी बहुत बड़े भंवर की सदायाब है, लेकिन बहुत जल्द ये राज खुल गया और इस मामले के हल होते ही मेरे दिल ने जोर जोर से धड़कना शुरू कर दिया। मुझे अपनी बाएं जानिब आसमान की तारीकी में दूर बुलंदी पर एक हेलीकॉप्टर की नीली और सुर्ख रोशनियां नजर आई। यकीनन ये फौजी हेलीकॉप्टर था जो मेरी तलाश में उड़ाया गया था। मुझे मालूम था कि अभी उसमें से सर्च लाइट की रोशनी निकलकर दरिया पर पड़ेगी और अगर मैं उन्हें नजर आ गया तो मुझ पर ऊपर से मशीन गन का फायर खोल दिया जाएगा। मैंने लेटे ही लेटे एक झटके के साथ अपने आप को किनारे की तरफ धकेलना शुरू किया। दरिया की लहरों ने आहिस्ता आहिस्ता मेरा रुख किनारे की तरफ कर दिया। इतने में वही हुआ जिसका मुझे डर था। हेलीकॉप्टर से रोशनी का एक दायरा निकलकर दरिया की सतह पर पड़ा और दरिया का वो इलाका रोशन हो गया। हेलीकॉप्टर एक दायरे की शक्ल में दरिया के ऊपर चक्कर लगाने लगा। अब वो नीचे आ गया था। रोशनी का नीम दायरा कौस की शक्ल में मेरी तरफ आ रहा था। मैं चौकस हो गया। ये दायरा मुझसे चंद गज के फासले पर था कि मैंने दरिया में डुबकी लगा दी। जब मैंने दोबारा पानी से बाहर सर निकाला तो हेलीकॉप्टर आसमान पर दूर जा चुका था और अब एक चक्कर लगाकर दोबारा मेरी तरफ बढ़ रहा था। जब उसकी रोशनी करीब आई तो मैंने एक बार फिर गोता लगाया। मुझे पानी के अंदर ही गोलियों के धमाकों की आवाजें आने लगी। ये हेलीकॉप्टर के हैवी मशीन गन की फायरिंग थी। मैंने दिल ही दिल में खुदा से दुआ मांगी कि या अल्लाह, मेरी जिंदगी तेरे सुपुर्द है, तू ही मुझे इन दुश्मनों से बचा सकता है। दूसरी बार सांस की मुद्दत पूरी हो जाने के बाद मैंने सर पानी से बाहर निकाला तो मेरे करीब ही गोलियों की बौछार पड़ी, लेकिन मैं रोशनी के दायरे में नहीं था। यही मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती थी। मगर रोशनी के दायरे की कौस मुझसे चंद गज ही दूर थी। मैंने सांस खींचकर एक बार फिर डुबकी लगा दी। दरिया के अंदर ही अंदर मैं अपने पाँव को तेजी से चलाने लगा ताकि जितनी जल्दी आगे निकल सकूं निकल जाऊं। मैंने अपना रुख दरिया के किनारे की तरफ कर रखा था। अब जब मैंने अपना सर पानी से बाहर निकाला तो मुझे साहिल के दरख्तों की स्याह दीवार नजर आई। ये स्याह दीवार मुझसे ज्यादा दूर नहीं थी। ताहम मैं उस तरफ जाते हुए घबरा रहा था क्योंकि हो सकता था वहां दुश्मन मौजूद हो, अगर से उस तरफ से अभी तक एक भी गोली नहीं चली थी। मैंने महसूस किया कि मेरा जिस्म थकन से चूर होने लगा है और मैं ज्यादा दूर तक मुर्दा तारी भी न लगा सकूंगा, क्योंकि इसमें भी सांस को एक खास रफ्तार पर रखना पड़ता है और मेरा सांस पहले ही फूला हुआ था। फौजी हेलीकॉप्टर अभी तक दरिया के पाट के दरमियान ऐन ऊपर उसी तरह चक्कर लगा रहा था और उसकी सर्च लाइट मुझे दरिया के वस्त में ही तलाश कर रही थी। फिर हेलीकॉप्टर ने एक गोता सा लगाया और दरिया के दूसरे किनारे की तरफ चला गया। वो दरिया की सतह के काफी करीब आकर मुझे तलाश कर रहा था। मेरे देखते ही देखते कुछ दूर जाने के बाद हेलीकॉप्टर ने अपना रुख उस किनारे की तरफ कर लिया जिधर मैं तैर रहा था। मुसीबत अब मुझ पर नाजिल होने वाली थी। हेलीकॉप्टर नीम दायरे में घूमकर शोर मचाता गिड़गिड़ाता मेरे करीब आ गया। रोशनी का दायरा उसके साथ साथ दरिया पर चल रहा था। मैंने गोता लगा दिया। मुझे पानी के अंदर हेलीकॉप्टर की जबरदस्त गिड़गिड़ाहट सुनाई दी। वो मेरे ऊपर से होकर गुजर गया था। जब यह आवाज जरा दूर चली गई तो मैंने सर पानी से बाहर निकालकर सांस छोड़ा और फौरन ही सांस भर लिया। हेलीकॉप्टर दूसरे किनारे की तरफ घूम कर जा रहा था। कमबख्त अभी तक उसके वापस जाने के आसार नजर नहीं आ रहे थे और मैं बार बार पानी में गोता लगाने और सर बाहर निकालने का ज्यादा देर तक खतरा मोल नहीं ले सकता था। दरिया के अपने वाले किनारे के बारे में मुझे तसल्ली हो चुकी थी कि उधर कोई सिपाही नहीं है, क्योंकि एक तो ये किनारा घने जंगल में था, दूसरे इस तरफ से अभी तक एक भी फायर नहीं किया गया था। मैं अपने आप को किनारे की तरफ धकेलने लगा। मैं किनारे की दरियाई झाड़ियों में अपने आप को छुपाकर कुछ देर के लिए सांस लेना चाहता था। मेरी महारत ने मुझे चंद लम्हों में दरिया के किनारे पर पहुंचा दिया। ये दलदली किनारा था और जहां जब मैंने खड़े होने की कोशिश की तो मेरे दोनों पांव दलदल में घुस गए। ये एक नई मुसीबत का सामना था। दलदल का शिकार होने से बचने की तरकीब मुझे दौरान ट्रेनिंग बताते हुए इंस्ट्रक्टर ने बताया था कि अगर कभी दलदल में गिर पड़ो तो भूल कर भी चलने की कोशिश न करना, बल्कि दलदल में गिरते ही पहला काम ये करना कि बजाय एक पांव दलदल से बाहर निकालने की कोशिश के अपने ऊपर वाले धड़ को भी दलदल के ऊपर गिरा देना और फिर बाजुओं को दलदल पर इस तरह चलाना शुरू करना जैसे तुम पानी पर तैर रहे हो। यूं तुम्हारे पांव अपने आप दलदल से बाहर निकल आएंगे और तुम बेशक जोन की चाल से ही सही मगर दलदल के ऊपर आगे की जानिब खिसकने लगोगे। ट्रेनिंग की हद तक तो ये नुस्खा बड़ा अच्छा था, मगर उस वक्त अमली पोजीशन की बात दूसरी थी। फिर भी चूंकि दलदल मुझे नीचे खींच रही थी, इसलिए मैंने फौरन अपने आप को बिल्कुल सीने के रुख दलदल पर गिरा
लगा दिया और अपने कांधों को यूं आगे की जानिब आहिस्ता आहिस्ता धकेलने लगा जिस तरह कोई मछली कीचड़ में तैरने की कोशिश करती हो।